स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली ये चैप्टर जो ओवरऑल बेस है वो है सुरक्षा के ऊपर कि जहाँ जहाँ लड़ाइयों की बात होती है वहाँ सुरक्षा का मीन हमेशा आता है, सुरक्षा का नाम हमेशा आता है। तो सुरक्षा का रियल मीन क्या होता है? तो बेसिकली सबसे पहले टॉपिक हमें बता रखा है कि सुरक्षा क्या है। बेसिकली इसमें क्या बता रखा है, पहले एग्जाम्पल के अंदर जब भी कोई मनुष्य अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे किसी न किसी चीज का खतरा हमेशा रहता ही। लाइक किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कुछ किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, बट खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। तो क्या सरकार इस पर भी विचार करे या कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था इस पर भी काम करे अपना? तो इसका जवाब हुआ नहीं। तो जब संस्था या सरकारें इस खतरों के ऊपर वर्क नहीं कर रही है तो आगे कौन से खतरे हैं जिनके ऊपर वो वर्क करेगी? तो वो खतरे या तो वो हो सकते हैं जो कि उनका उपाय ना हो, जिसका उपाय ना किया गया हो और वो हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचाए। ऐसे खतरों पर विचार करती हैं सरकारें एंड अंतरराष्ट्रीय संस्था। उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा? युद्ध ही बोला जाएगा, जिसका कोई समाधान ना निकल पा रहा हो और उसके जरिए क्या हो रहा हो, हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंच रही हो। तो सबसे बड़ा जो सैन्य खतरा होता है हमारा, वो होता है सैन्य खतरा। बट सैन्य खतरे से पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो सुरक्षा संगठन है, यानी सुरक्षा के बारे में बात हो रही है, उसको कर दिया गया है दो चीजों के अंदर डिवाइड। पहला बाहरी सुरक्षा और दूसरा आंतरिक सुरक्षा यानी अंदर की सुरक्षा। तो बेसिकली पहला टॉपिक हमें मिलता है बाहरी सुरक्षा। इसका मतलब क्या होता है? यानी देश से बाहर जो संकट आ रहे हैं उसकी सुरक्षा के ऊपर विचार करना। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला बाहरी सुरक्षा का मतलब यही है कि जो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी मूलक के लिए सबसे अधिक खतरनाक समझा जाता है। यानी कि जो हमारी सेना होती है उसके ऊपर जब भी खतरा आता है उसको बाहरी खतरों में से सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। क्योंकि एक देश जो प्रोटेक्ट रहता है वो फौजियों की वजह से रहता है, सेना की वजह से रहता है। अब जब उनके ऊपर कोई खतरा आ जाए, यानी युद्ध में वो मारे जाने लगे हों, कई सारे क्वांटिटी में वो मारे जा रहे हों, तो उस पे क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा ही तब मंडरा जाएगा पूरे देश के ऊपर। तो बाहरी खतरों में से सबसे बड़ा खतरा क्या है? सैन्य खतरा। अब क्या बताते हैं? बुनियादी रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में उत्पन्न होने पर 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। अब वो विकल्प कौन से हैं? पहला, आत्मसमर्पण करना, यानी कि पहले से ही हार मान लेना, भई हम नहीं लड़ना चाह रहे। एंड दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले विनाश को इस सीमा तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर आक्रमण ही ना करे या युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना। तो बेसिकली 3 टॉपिक बता रखे हैं। पहला आत्मसमर्पण करना, दूसरा सामने वाले की बात को बिना सुने ही युद्ध कर देना या फिर उसको खत्म कर देना, और तीसरी बात वो कि सामने वाली पार्टी को इतना वो दिखाना कि इस युद्ध से रिलेटेड इतना खराब हो जाएगा, इतनी परेशानियाँ आएँगी, तो जिससे वो सहम कर क्या हो, युद्ध ही ना करे। और चौथा और आखिरी विकल्प हमारे पास बचता है, अगर युद्ध छिड़ गया है तो अपने आप की सुरक्षा करना और उसका जवाब देना। तो बेसिकली यहाँ बता भी रखा है हमें, अगर युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि आक्रमणकारी देश पर अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें और पीछे हट जाएं अथवा आक्रमणकारी को पराजित करना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह इस अपने मुल्क की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस वजह से सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है, और युद्ध को एक सीमित रखने अथवा उसको खत्म करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। तो बेसिकली बता रखा है इसके अंदर टॉपिक में कि कोई भी सरकार अपने देश के अंदर जीतने के लिए कुछ भी टॉपिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हो। बट किसी भी हमारे देश के ऊपर कोई खतरा आता है तो कोई भी सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमारे ऊपर खतरा आ जाए। उसपे कोई ना कोई विचार करना ही उसका सबसे पहला कार्य होगा, प्राइमरी फंक्शन ही उसका यही होगा। तो बेसिकली बता रखा है कि इस पर विचार करना कि जो हमारे बाहर से हो रही हैं, संकट आ रहे हैं, उसके ऊपर कैसे विचार किया जाए और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और क्या बता रखा है इसके अंदर? बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर तो काफ़ी सारा ब्रीफली में लिखा रहता है और मेन टॉपिक्स जो है वो थोड़े बाद में लिखे रहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। और क्या बता रखा है इसके अंदर?
अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कौन? सरकारें। और वो क्यों रहती हैं? देखिए, कुछ देश छोटे हैं तो कुछ बड़े। इससे संकेत प्राप्त हो जाता है कि भविष्य में किसी मुल्क से इससे खतरा हो सकता है, उसके आकार से रिलेटेड। उदाहरण के लिए, कोई पड़ोसी देश संभव है या ना कहे कि वह आक्रमण की तैयारी में लगा है। आक्रमण का कोई प्रकट कारण भी नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी ये देखकर कोई भी देश बहुत शक्तिशाली है, ये भापा जा सकता है कि भविष्य में वह आक्रमणकारी हो सकता है। इस कारण से वह सरकार दूसरे मुल्क से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे मुल्क से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ प्रयास करती है। जो मुल्क अतीत में जंग हो चुकी है, उनके साथ शांति, संतुलन और अपने पक्ष में करने पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। तो बेसिकली बता रखा है कि अगर कोई मुल्क ये भी ना बताए कि हम आपके ऊपर खतरा करने वाले हैं, और ज़ाहिर सी बात है वो बताएगा भी क्यों? तो बेसिकली जो बाहर से हमारे देश से रिलेटेड आस-पास पड़ोसी देश हैं, पहला तो उनका आकार और फिर दूसरा उनकी शक्ति, कि वो कितने शक्तिशाली देश हैं, जिससे ये भांपा जा सकता है कि वो आने वाले वक़्त में क्या हो सकता है? आक्रमणकारी हो सकता है। तो इसमें क्या करती हैं सभी देशों की सरकारें आपस में मेल-मिलाप बढ़ाने पे बल देती हैं, ताकि आगे चलकर कोई आक्रमण से जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो पाए, और जिनसे पहले से ही लड़ाई हो चुकी होती है, वो जो हमारी बड़ी-बड़ी संस्था बनी हुई है, वो आपस में मेल-मिलाप करने में लगी रहती है। सो ये था हमारा क्या बेसिकली बाहरी सुरक्षा का टॉपिक। और कुछ है नहीं इसके अंदर वैसे इम्पोर्टेंट, फिर भी देख लेते हैं। इसी वजह से सुरक्षा की परंपरागत धारणा का आवश्यक संबंध अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर अधिक बल नहीं दिया गया। तो बेसिकली अब हमने क्या पढ़ लिया? बाहरी सुरक्षा के बारे में सब कुछ कवर कर लिया। बाहरी सुरक्षा के बारे में बेसिकली यही सब टॉपिक बता रखे हैं। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा, यानी देश के अंदर की सुरक्षा। तो बेसिकली सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आंतरिक सुरक्षा ज़रूरी है? तो इसका जवाब है यस। आंतरिक सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर देश अंदरूनी प्रोटेक्ट नहीं होगा, अंदरूनी क्या ताकतवर नहीं होगा, तो बाहर से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी बात यही है कि कोई भी देश अंदरूनी मजबूत होना चाहिए और वो सभी संकटों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो बाहर जो है वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो उसमें क्या बता रखा है, इसी वजह से सुरक्षा की परंपरागत धारणा का आवश्यक संबंध अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर अधिक बल नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि विश्व के ज्यादातर शक्तिशाली मुल्क अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कामोबेश अवस्थ में रहे। हमने पढ़ा था कि संदर्भ एवं स्थिति को नजर में रखना आवश्यक है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक तौर पर सरकारों का सरोकार बनी चली आ गई, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले के मुकाबले कहीं कम महत्व की चीज बन गई। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, बेसिकली जब देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, तो सभी देश अपने आप को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा बाध्य हो गए कि हमारे पास मिसाइल्स होनी चाहिए, हमारे पास सेना होनी चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कि आंतरिक सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो बेसिकली बाहर से अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लग गए, और इसी का परिणाम क्या निकला? सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी कि उसने बाहर से अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इससे उसका विघटन हो गया, उसकी जनता को भारी मार झेलनी पड़ी, और देश के अंदर एक ध्रुव बन गया, यानी अमेरिका पूंजीपति। और क्या बता रखा है इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक? इन देशों के समक्ष बाहरी खतरे क्या थे? यहाँ पर फिर हमें संदर्भ एवं स्थिति पर ध्यान देना होगा। हमें ये बात मालूम है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला आ रहा है। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अगुवाई वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने आमने थे। तो बेसिकली जो मैंने बताया है वही आपकी बुक्स में या फिर नोट्स के अंदर गिवन है। ठीक है? सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेसिकली क्लियर तो हो गया होगा, दोबारा रिपीट करने का क्या फायदा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें मिलता है, उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना आरंभ किया, और उनकी सुरक्षा सरोकार प्राय यूरोपीय शक्तियों के सामान ही थी। कुछ नव आजाद मुल्क यूरोपीय शक्तियों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक सदस्य बन गए। ऐसे में इन मुल्कों को जोर पकड़ते शीत युद्ध को चिंता करनी थी, और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता।
तो इसमें बेसिकली बता रखा है जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था कि उसके जो देश बिगड़ गए थे वो कहाँ ज्वाइंट हो गए थे और उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप किया। देश दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी मोल लेनी थी या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी मुल्क से वैर मोल लेना था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जितने युद्ध हुए जिसमें एक तिहाई युद्ध के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा, इसमें से ज्यादा युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। तीसरी दुनिया किसे कहते हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। तो बेसिकली तीसरी दुनिया में हुई। जिस प्रकार विदा होती औपनिवेशिक शक्तियों को उपनिवेशों ने खून खराबे के डर सता रहा था, उसी प्रकार आजादी के बाद कुछ उपनिवेशित देशों को भय था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासन कहीं उन पर आक्रमण न कर दे। ऐसे में इन देशों को एक साम्राज्यवाद युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका के नव आजाद देशों के समक्ष खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय मुल्कों की तुलना में ये दो मायने में खास थी। एक तो इन मुल्कों को अपने पड़ोसी मूल्य से सैन्य आक्रमण की आशंका थी, दूसरी इन अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता रहने लगी थी। इन मुल्कों को सीमा पार से खतरा तो था, विशेषकर पड़ोसी मुल्कों से, साथ ही अंदर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नवाजात मुल्क संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक शक्तियों से कहीं अधिक अपने पड़ोसी मुल्क से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा थी, भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी प्रश्नों पर संघर्ष हुए। तो बेसिकली यही बता रखा है कि जो देश थे हमारे उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के बाद जो डिवाइड हो गए थे उन्हें बाहर से ज्यादा अंदरूनी खतरा खतरा था। बाहर से तो था ही था उन्हें, बट अंदर से ज्यादा था खतरा कि अंदर मतलब कोई ऐसा देश ना मिला हुआ हो हमारे अंदर जो बाहर वाले देश से ही जुड़ा हुआ हो या हमारी अंदरूनी बातें बाहर तक पहुंचा रहा हो। ये हम बोल सकते हैं उदाहरण के लिए। अब इसका लास्ट पैराग्राफ और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ रह गया है, उसको पढ़ते हैं हम। पृथक राष्ट्र बनाने पर दृढ़ अंदर के अलगवादी आंदोलन से भी इन मुल्कों को खतरा था। कोई पड़ोसी देश ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दें अथवा उसकी मदद करें तो पड़ोसी मुल्कों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्धों के अंतर्गत सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हो गई, जो पिछले 200 साल से सबसे लंबी छलांग है। इस प्रकार पड़ोसी मुल्कों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नवादार मुल्कों के समझ सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो बेसिकली हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों की। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कि सुरक्षा जो हम करते हैं उसके तरीके क्या होते हैं बेसिकली। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि पहला बाहरी सुरक्षा वाले में सैन्य से रिलेटेड सारी चर्चा हुई हमारी, और आंतरिक सुरक्षा के अंदर जो शीत युद्ध के बाद विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश थे उनके ऊपर चर्चा की हमने कि उनको अंदरूनी क्या क्या खतरे थे और बाहर से क्या क्या खतरे थे ही उन्हें। तो इस बारे में हमने चर्चा करी। ज्यादा मुश्किल टॉपिक थे नहीं है, छोटे ही टॉपिक थे, फिर भी अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, मैंने आज नोट्स के साथ वीडियो नहीं बनाई। अगर आपको नोट्स इसके अवेलेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसके नोट्स की स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे आप उससे नोट्स बना सकते हैं। सो आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई हो तो आप दोबारा से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।